बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 14 का तीसरा थ्योरम प्रूफ करेंगे इस वीडियो में। जो स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पे नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली डेली की हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। एंड पे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर भी किया करें। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर का तीसरा थ्योरम स्टार्ट करेंगे। तो चलें हम इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें? द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। तो जस्ट हम अपनी स्टेटमेंट को यहीं तक छोड़ते हैं जी। ये हमने चंद अल्फाज इसके पढ़े हैं, पहले हम इन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं और उसके बाद हम स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, तो इसके लिए हम एक छोटी सी यहाँ पे खुद ट्राइंगल एक बना लेते हैं। वैसे तो ये बनी हुई आपके सामने है, लेकिन हम इसको सेपरेटली पहले समझ लेंगे तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो फर्ज किया कि हमारे पास ये ट्राइंगल है जी, यहाँ से हम इसको बना लेते हैं। ये देखें जी, और यहाँ से इसको हम इसके साथ मिला लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास एक ट्राइंगल बन गई है। ठीक है, इसी तरह अब उसने कहा था कि इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। यकीनन इंटरनल बाइसेक्टर तो हम बाद में देखते हैं, पहले हम इसका कोई एंगल जो है वो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जी हमारे पास यहाँ पे ये एक ये एक एंगल हो गया इसका। ठीक है जी, ये एक एंगल हो गया। ठीक है, सामने आपको ये नजर आ रहा है। ठीक है, वैसे एंगल यहाँ पे भी दो बनते हैं, लेकिन हमने चलें इसको एंगल को यहाँ पे ऐसे मेंशन किया है। ठीक है, ऐसे मेंशन कर दिया इसको। अच्छा, अब बात ये हो रही है कि इस एंगल का हमने इंटरनल बाइसेक्टर बनाना है। जहां तक ताल्लुक है इंटरनल का, तो आपको पता है इंटरनल का मतलब होता है कि अंदर की तरफ, और बाइसेक्टर का मतलब होता है कि ऐसी लाइन जो इस एंगल को दरमियान से हाफ कर दे, यानी इसके दो इक्वल पार्ट्स बना दे, उसको हम बाइसेक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो चले हम यहाँ पे इसका एक बाइसेक्टर भी बना के देखते हैं। ठीक है, ये हम इसको रेड कलर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे जी। ठीक है, ये इस तरह से ये इसका बाइसेक्टर बनेगा। बस इस बात का ध्यान रहे कि ये बाइसेक्टर आपने ऐसे बनाना है कि वो इस एंगल को दरमियान से कट करके गुजरे। ठीक है, इधर से या इस साइड से ना गुजरे, बल्कि बिल्कुल एन उसके दरमियान से गुजरना चाहिए। बाकी ये जो बाइसेक्टर है, ये आप ट्राइंगल के एरिया से बाहर भी थोड़ा सा निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे भी निकला हुआ है। ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तो चलें जी, ये हमारे पास एक बाइसेक्टर वाली बात भी कंप्लीट हो गई है। अब थोड़ा हम आगे पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। इसमें लिखा है जी, डिवाइड्स द साइड ऑपोजिट टू इट। यानी ये जो आपने बाइसेक्टर बनाया है, ये इस एंगल के जो सामने वाली साइड थी, जो इसके ऑपोजिट साइड थी। ऑपोजिट साइड इसके कौन सी है जी? देखें, ये एंगल बना हुआ है, इस एंगल के सामने ये साइड है, ये सारी साइड है। ठीक है, ये चलें मैं आपको ऐसे रेड कलर यहाँ पे एक लाइन लगा के बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई मसला ना पेश आए। तो ये देखें जी, इस साइड की बात हो रही है। तो ये जो आपने बाइसेक्टर बनाया है, ये बाइसेक्टर इस साइड को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, डिवाइड करने का मतलब ये है कि ये इसको इसके दो पोर्शंस बना रहा है। आपको नजर आ रहा है एक पोर्शन यहां से लेके यहां तक बन रहा है, दूसरा पोर्शन यहां से लेके यहां तक बन रहा है। ठीक है, तो ये इस लाइन का, इन वर्ड्स का ये मतलब था, डिवाइड्स द साइड ऑपोजिट टू इट। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है? इन द रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। अच्छा, अब इन अल्फाज पे अगर गौर करें तो रेशो की बात हम चलें बाद में करते हैं। पहले तो हम इन पे गौर करते हैं कि साइड्स कंटेनिंग द एंगल, ये कौन सी साइड्स हैं?
तो ऐसी साइड जो कि एंगल्स को कंटेन करती हैं, मींस के ऐसी साइडें जिनके दरमियान में एंगल बना है, कौन सी साइड है जी, जरा चेक करते हैं। एक साइड हो जाएगी जी ये वाली जो आपको ब्लू कलर से नजर आ रही है, एक साइड ये है, और दूसरी साइड ये है जो आपको ग्रीन कलर से नजर आएगी, ये वाली, ठीक है जी, ये हो गई। तो ये थी वो दो साइडें जो कि एंगल को कंटेन कर रही थी, मतलब इनके दरमियान में एंगल बन रहा था, ठीक है। तो इनकी बात हो रही है, साइड्स कंटेनिंग द एंगल। अब हम रेशो वाली बात की तरफ आते हैं। उसने ये कहा है कि ये जो आपने इंटरनल बाइसेक्टर बना के इस साइड के दो पोर्शंस बना दिए थे, तो अगर आप इन दो पोर्शंस की आपस में रेशो ले लें, उधर से आप इन दो साइडों की रेशो ले लें जिनके दरमियान एंगल बन रहा था, तो इन दो साइडों की रेशो और इन दो पोर्शंस की रेशो हमेशा आपस में बराबर रहती है, ठीक है। अगर आपको अभी भी बात समझ नहीं आ रही तो हम चलें एक छोटी सी मिसाल से आपको समझा देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये जो पोर्शन बना हुआ है, ये पोर्शन, इसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर, और ये इस तरफ जो पोर्शन है थोड़ा सा बड़ा है, तो चलें इसकी जो लेंथ है हम कह लेते हैं 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इनकी जो रेशो है वो रेशो कितनी होगी, अगर आप इसको कट करके देखें ना, तो इसकी रेशो हो जाएगी, अगर मैं इसको काट दूं तो ये 2, और इसको अगर मैं कैंसिल करूं तो वो 1। तो इनकी रेशो कितनी बन रही है, 2:1, 2 रेशो, ये मैं रेशो का दो डॉट्स डालें तो इनकी रेशो 2:1 आ रही है। इसी तरह दूसरी दो चीजें ये हैं, एक ये साइड और एक ये साइड। फर्ज किया ये साइड थी जी 3 सेंटीमीटर की, और ये वाली साइड है ये थोड़ी बड़ी है, तो हम इसे 6 कह लेते हैं। ये फर्ज करें ये 6 है। अब अगर मैं इन दोनों की रेशो लूं तो वो भी सेम टू सेम रेशो आएगी। चलें इसकी रेशो अगर हम लेते हैं तो आप इसको 3 से कैंसिल करें, 3 2 6, और उधर से आप इसको कैंसिल कर लें तो 3 1 3, ठीक है। तो इनकी रेशो भी अगर आप लें तो देख रहे हैं कि वो भी 2:1 ही आ रही है, ठीक है। तो मीन्स के इन दो साइडों की रेशो और इन दो पोर्शंस की रेशो, ये पोर्शंस हैं, तो ये हमेशा बराबर रहती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा ट्रिकी थ्योरम है और आपको इसमें थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक एक्सप्लेनेशन थी हमारी इस डायग्राम की, ठीक है। तो हमने इसको मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स और वैल्यूज दे के समझ लिया। तो अब हम चलते हैं जरा असल थ्योरम की तरफ। अब ये डायग्राम आपके सामने है, ठीक है। गिवन में लिखा हुआ है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल है ए बी सी, द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ये आपके पास एंगल ए था और हमने ये बना लिया इसका बाइसेक्टर, बिल्कुल ऐसे ऐसे यहां बनाया था। मीट्स सी बी एट द पॉइंट डी, तो ये सी बी को कट कर रहा है किस पॉइंट पे, डी पॉइंट पे कट कर रहा है। कौन कट कर रहा है जी, ये बाइसेक्टर इसको कट कर रहा है, ठीक है, पॉइंट डी पे। अब हमने प्रूव क्या करना है, जरा गौर से देखिएगा। प्रूव हमने ये करना है कि बी डी और सी डी की रेशो, जैसे मैंने कहा था ना कि इन दो पोर्शंस की रेशो, तो यहाँ पे इन दो पोर्शंस के अब नाम यूज करने पड़ेंगे हमें। तो बी डी और सी डी, इन दोनों की रेशो अगर ले ली जाए, उधर से आप जैसे यहाँ देखें इन दो चीजों की रेशो ली थी, तो यहाँ से हम रेशो लेते हैं ए बी और ए सी की रेशो, तो ये दोनों रेशोज आपस में हमेशा बराबर होंगी। ये बात हमने प्रूव करनी है। आज के थ्योरम का जो हमारा रिजल्ट निकलना चाहिए वो रिजल्ट ये निकलना चाहिए कि बी डी रेशो डी सी और ए बी रेशो ए सी ये हमेशा आपस में बराबर रहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये यहाँ तक हम अपने थ्योरम को अभी कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम चलते हैं जरा इससे आगे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन की तरफ। लेकिन उससे पहले हम जरा गुज़िश्ता ये सबूत मिटा दें यहाँ से, ठीक है जी। इसको भी हम कर देते हैं रेस, लो जी इसको भी रेस कर दिया। अब हम चलते हैं इससे आगे जी। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के लिए डायग्राम को हम अपने सामने ही रखते हैं ताकि समझ आए। जी हमने करना क्या है, ड्रा अ लाइन सेगमेंट बी ई पैरेलल टू डी ए।
आपने यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है जिसका नाम होगा BE। ये देखो BE है, ठीक है। ये बिल्कुल AD के पैरेलल है, ठीक है। AD के पैरेलल होने का मतलब ये है, चलें आपको जरा मतलब हम समझा देते हैं इधर से, कि जैसे हमारे पास ये AD था ना, ये देखें ये AD जैसे है, ठीक है। तो बिल्कुल इसके अगर हम पैरेलल जाते हैं ना, यहाँ से इसको हम उठा के इधर लेके आते हैं तो देखें बिल्कुल इसके पैरेलल ये बनी हुई है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। देखें ये बिल्कुल आपस में क्या है, पैरेलल है। तो आपने AD के पैरेलल यहाँ पे एक लाइन बनाई जिसका नाम क्या था, BE, ठीक है। उधर से अब आपने CA को प्रोड्यूस करना है, ये CA है, ये देखें ये आपके पास CA है। तो इसी को आप इसी तरह सीध में लेके आए आगे, तो इसको प्रोड्यूस करें। तो आप देखें कि ये यहाँ से इधर आएगी और ये नीचे से इधर आएगी, तो ये दोनों पॉइंट E पे जाके मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरीके से ये चीज बनती है। अच्छा जी, तो ये अब आपको समझ आ गया कि BE पैरेलल टू DA आपने ड्रा किया। ये जब आपने ऐसे ड्रा किया तो टू मीट CA प्रोड्यूस एट E, उधर से CA को प्रोड्यूस किया, तो ये दोनों चीजें E पे आके मिल गई हैं, ठीक है जी। कंस्ट्रक्शन भी इसकी काफी ट्रिकी थी। तो अब आपने 1 मिनट के लिए भी इधर उधर अपना ध्यान डाइवर्ट नहीं करना, ठीक है, ताकि आपको थ्योरम इजीली समझ आए, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके प्रूफ टेबल की तरफ। स्टेटमेंट और रीजन का टेबल हमारे सामने मौजूद है, और डायग्राम तो हम लाना ही भूल गए। चलें डायग्राम हम लेके आते हैं यहाँ से, डायग्राम को हम अपने सामने यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट हमारे पास थी सबसे पहली कि AD इज पैरेलल टू EB एंड EC इंटरसेक्ट्स देम, ठीक है। ये सारी बात वही कंस्ट्रक्शन वाली दोबारा से रिपीट हो रही है, ठीक है। अब आपको पता है कि जब दो साइडें पैरेलल होती हैं, मतलब AD और EB, देखते हैं कि कहाँ पे है, ये AD है और ये EB है। ये जब दोनों साइडें आपस में पैरेलल हैं तो फिर इनके साथ जो एंगल्स हैं, आमने सामने वाले कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये भी एक दूसरे के बराबर ही होंगे, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि AD के साथ जो ये एंगल है ये 1 बन रहा है, और बिल्कुल इसी पोजीशन पे, सेम पोजीशन पे यहाँ पे एंगल जो है वो 2 बन रहा है। तो चूंकि ये दोनों साइडें आपस में पैरेलल हैं, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हैं। अगर ये साइडें पैरेलल ना होती ना, AD और EB, तो हम ये ना कह सकते कि 1 और 2 बराबर हैं, लेकिन अब हम इसको कह सकते हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन में क्या लिखा, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। ओके, इसी तरह अब मजीद अगर मैं इसी लॉजिक को या इसी स्टेटमेंट को दोबारा यूज करूं कि AD इज पैरेलल टू EB, ऊपर भी ये यूज की थी, अब मैं दोबारा अगर मैं इसको यूज करूं, ठीक है, और AB इंटरसेक्ट देम, अब AB जो है वो इनको ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो फिर याद रखें कि जो अल्टरनेट एंगल्स हैं ये भी आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल्स कौन कौन से बनते हैं जी, यहाँ पे एक एंगल 3 और एक एंगल 4। अल्टरनेट एंगल्स के बारे में आपको पता है कि एक अगर इस साइड पे बना हुआ है और दूसरा उस साइड पे है, तो ये अल्टरनेट होते हैं, ठीक है। एक एक अगर साइड आपके पास यूं आ रही है, ठीक है, और इसके जो साइड जो उसके साथ अटैच साइड हैं, ये वाली और ये वाली, अगर ये पैरेलल भी हैं, ठीक है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि एक इस साइड वाला एंगल और दूसरा इस साइड वाला एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल 3 और एंगल 4 भी बराबर हैं। तो अल्टरनेट एंगल की रीजन के साथ हमने इस स्टेटमेंट को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब 1 और 3 एंगल जो हैं ये इक्वल हैं कैसे? आपने शुरू में ये कहा था स्टेटमेंट में कि आपने एंगल ए का बाइसेक्टर बनाया है। तो एंगल ए का जब बाइसेक्टर बन रहा होगा तो यकीनन इसके दोनों जो हिस्से बनेंगे, इस एंगल के जो पार्ट्स बनेंगे वो इक्वल ही होंगे, क्योंकि बाइसेक्टर तो उसको हाफ करके गुजरता है, तो दोनों पोर्शन इसके इक्वल होने चाहिए। इसलिए इस बेस पे मैं कहता हूँ कि 1 और 3 बराबर हैं। तो चूंकि ये बाइसेक्टर वाली बात हमने गिवन में की थी, तो इसलिए हमने गिवन की इसकी रीजन जो है वो यहाँ पे पेश की है, ठीक है। तो एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है, ये हमने इस जगह पे लिखा। अब अगली स्टेटमेंट हमारे पास है जी, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ये स्टेटमेंट कैसे आई, इसको हम
थोड़ा सा अगर मजीद एक्सप्लेन करके इसको अगर आपको समझाएं तो वो कुछ ऐसे है, क्योंकि यहाँ पे उसने एक आध स्टेटमेंट मिस की हुई है जिसकी वजह से ये कंफ्यूजिंग पॉइंट हमें लग रहा है कि एंगल 2 और 4 ये कैसे बराबर आ गए हैं। ठीक है, तो चलें इसके लिए मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले ये बताता हूँ कि आप ऐसे करें कि इन दोनों स्टेटमेंट्स को अगर आप कंपेयर करें, इन दो स्टेटमेंट्स को अगर आप कंपेयर करें, कंपेयर करने का मतलब पता है आपको क्या होता है कि अगर दोनों में से एक साइड इक्वल हो तो दूसरी साइड भी इक्वल होती हैं। तो आपको नजर आ रहा है कि अगर इनकी एक एक साइड एंगल 3 इक्वल है तो फिर एंगल 1 और एंगल 4 भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल 1, सॉरी यहाँ पे हम लिखते हैं एंगल 1 इसका रिजल्ट कंपेयर करके क्या आएगा कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, ये इक्वल टू का साइन, ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर एंगल 4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जब एंगल 1 और 4 आपस में इक्वल हैं तो अब मैं इस स्टेटमेंट को जो अभी मैंने बनाई, इस स्टेटमेंट को मैं जाके लिंक करता हूं इस पहली स्टेटमेंट के साथ, इसके साथ। तो अब आपको समझ आ जाएगी कि ये रिजल्ट कैसे आया था। तो 1 और 4 अगर इक्वल है तो इसको मैं 1 और 2 के साथ अगर कंपेयर करूं तो इनकी भी देखें एक एक साइड इक्वल आ रही है ना, इनकी भी एक एक साइड इक्वल आ रही है, तो फिर दूसरी साइड भी इनकी इक्वल ही होगी। सो अब ये रिजल्ट हमारा यहाँ पे फाइनलाइज हो रहा है कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, तो ये इस तरह से पहले हमने इन दोनों को कंपेयर किया तो ये रिजल्ट आया, फिर इसको इसके साथ कंपेयर किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 तक हमने अपनी बात को कंप्लीट कर दिया। अब बेटा जब एंगल 2 और एंगल 4 आपस में इक्वल हो गए हैं तो याद रखें कि जब दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनके सामने वाली साइडें भी इक्वल ही होती हैं। ठीक है, ये बात हमने गुज़िश्ता थ्योरम में चैप्टर 13 के थ्योरम में भी इस लॉजिक को कई मर्तबा यूज किया था कि अगर दो एंगल्स इक्वल हों तो फिर उनके सामने वाली साइडें भी इक्वल होती हैं। तो लेट्स सी कि एंगल 2 और एंगल 4 के सामने वाली साइडें हैं कौन सी। एंगल 2 के सामने, ये एंगल 2 है, इसके सामने वाली साइड है ए बी, तो मैंने इसकी जगह ए बी लिखा। एंगल 4 के सामने वाली साइड कहाँ पे है जी, एंगल 4 ये है, तो इसके सामने वाली साइड ये बनती है जिसका नाम है ए ई। तो फिर ए बी और ए ई आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आगे भी यही लिखा हुआ है, इसी को बस इधर उधर करके आपने ए ई इक्वल टू ए बी बना दिया। ठीक है, वो तो आपको पता है कि जो भी साइड आप पहले लिखना चाहें वो आपकी मर्जी है। इसकी रीजन में हमने क्या लिखा था, साइड ऑपोजिट टू कांग्रुएंट एंगल्स आर आल्सो कांग्रुएंट, यानी अगर एंगल्स कांग्रुएंट हैं तो फिर उनके साइड जो ऑपोजिट होंगी वो भी कांग्रुएंट ही होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने इस बात को कंप्लीट किया। अब हम चलते हैं जी इससे आगे। तो यहाँ से हमने ऐसा किया कि ए डी इज पैरेलल टू ई बी है, अगर दोबारा वही बात हम यूज कर रहे हैं कि ए डी इज पैरेलल टू ई बी। ठीक है, तो देखें अगर हम एक काम करें कि ये वाली साइड ए ई और आप ए सी की रेशो ले लें। ठीक है, यहाँ से चलें हम इसको थोड़ा सा ज़रा वाज़िया कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो कि अगर मैं ए ई की रेशो ए सी के साथ लूं, ए ई और ए सी की रेशो लूं, उधर से मैं डी बी की रेशो सी डी के साथ सॉरी लूं, तो ये रेशोज हमेशा आपस में इक्वल आती हैं। ठीक है, ए ई और ए सी की रेशो, इधर से बी डी और सी डी की रेशो, देखें जरा, बी डी और सी डी की रेशो, ए ई और ए सी की रेशो, ये हमेशा इक्वल आती हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये इक्वल कैसे आती हैं, तो ये हमने थ्योरम नंबर 1 में इस बात को डिस्कस किया था। थ्योरम नंबर 14.1.1, यही इसकी रीजन में हमने यहाँ पे चूंकि लिखा हुआ है, तो ये लॉजिक हमने थ्योरम नंबर 1 में डिस्कस की थी। ठीक है, अच्छा अब हमने ऐसा किया कि बी डी और डी सी को ऐसे ही लिखा और जस्ट हमने यहाँ पे ई ए की जगह पे ए बी लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देना है, ए बी लिख देना है, क्योंकि हमने यहाँ प्रूफ किया हुआ है कि ई ए इक्वल टू है किसके, ए बी के, तो मैंने इसकी जगह पे ए बी लिख दिया। ठीक है,
ये बजाय यहाँ पे कुछ मिस प्रिंटिंग की वजह से ए ई नजर आ रहा है, तो मैं इसको ठीक करने लगा हूँ। इसको इसकी जगह हम बी लिख देंगे, ठीक है ना। ये हमारे पास इसकी जगह बी आएगा जी। तो मैंने ई ए की जगह पे ए बी लिख दिया, तो ए बी ओवर ए सी, उधर बी डी ओवर डी सी बन गया। अब अगर आपको पता है कि जहाँ पे अवर आ जाए तो उसकी जगह पे हम रेशो भी यूज कर सकते हैं, तो बी डी रेशो डी सी और इक्वल टू ए बी रेशो ए सी। तो आपका यूं ये अपना थ्योरम अपने अख्ताम को पहुंचा। हमने जो बात प्रूव करनी थी वो यही थी कि ये जो बी डी और डी सी की रेशो है और ए बी और ए सी की रेशो हमेशा बराबर होती है। तो यूं हमारा ये थ्योरम कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। तो थोड़ा सा ट्रिकी थ्योरम था ये, इसको आपने 2 से 3 बार वीडियो को रिपीट करना है, तो फिर इंशाल्लाह आपको समझ में आएगी। इसके बावजूद अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर उसको डिस्कस कर सकते हैं सेपरेटली अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, या कमेंट्स बॉक्स में आप उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपसे ज़्यादा चाहता हूँ अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।